यह खबर आप 26 जनवरी 2022 की देखते हैं, जिस समय यूक्रेन को अमेरिका कहता है कि आप नाटो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फरवरी 11 2022 को पुतिन कहते हैं कि यदि किसी ने इन्हें अपने साथ जोड़ने की गलती की तो मैं न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा। 11 फरवरी 2022 की बात है। जेलेंस्की को लगा कि पुतिन मजाक कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अपनी तरफ से साफ कह रखा था कि अगर आप लोगों को मामला सॉल्व करना है तो पहले कर लो, यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। अब यह ईगो पॉइंट है। ऐसी इस ईगो पॉइंट की आग लगी कि 24 फरवरी को रूसी फोर्सेस ने एक लार्ज स्केल इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और आज जो यूक्रेन आप जलता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे की असली कहानी यूक्रेन की नाटो ज्वाइन करने की मंशा है। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो यह कहें कि सर ये तो उसका देश का खुद का सॉवरेन राइट है। सॉवरेन राइट हो सकता है, लेकिन पुतिन कहते हैं कि ये नाटो ने जानबूझकर ऐसा करवाया है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे तोड़ने का प्रयास भी नाटो का था और अब मुझे अंदर तक तोड़ोगे तो मेरे साथ 2200 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है जो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के रूप में जानी जाती है। वहां तक अगर नाटो फोर्सेस आ गई तो फिर मेरा देश होने का मतलब ही क्या है। बस इस कहानी में इन्होंने इनको ठोक दिया। इसके पीछे करता धरता कौन था? तो आंसर है बाइडेन था। बाइडेन ने जेलेंस्की को हर बार समझा रखा था कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही हम तुम्हें नाटो में ना ले। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां निकलती है कि साहब बाइडेन इतने ही पावरफुल थे तो यूक्रेन को ले लिया होता नाटो में। लिया क्यों नहीं? असल में नाटो की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? अगर कोई देश युद्ध कर रहा है तो युद्धरत देश को नाटो का मेंबर नहीं बनाते। बोले क्यों? क्योंकि उस देश का नाटो में शामिल होना एस्केपिज्म है। वो बचकर भाग रहा है, इसलिए नाटो में आना चाहता है। पहले ही आ गया होता, उस समय क्यों नहीं आया जिस समय वो आ सकता था? नंबर एक। और दूसरा, दूसरे का युद्ध हमें झेलना पड़े, इसका संघर्ष हमें क्यों करना? बस इसी कारण से बाइडेन ने नाटो के रूप में इन्हें शामिल नहीं होने दिया, लेकिन वादा किया कि तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। आज हिफाजत करते करते लगभग 20% हिस्सा यूक्रेन अपना खो चुका है और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करवा चुका है, लाखों लोगों को देश छुड़वा चुका है, साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोगों के प्राण दे चुका है। लेकिन फिर भी जेलेंस्की को लगता है कि बाइडेन की बातों में दम है। आज युद्ध का 1019वां दिन है और इस दिन के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता होने के आसार नहीं है। जानकार बताते हैं कि रूस को लगभग 1,20,000 सैनिकों के प्राण से हाथ धोने पड़े हैं। वहीं इसी प्रकार से लगभग 50-60 हजार जो है वो यूक्रेन ने भी नुकसान उठाया है सैनिकों का। रूस ने अब तक $200 बिलियन से ज्यादा युद्ध पर खर्चा किया है, 7 लाख से ज्यादा कैजुअल्टीज देखी हैं। लेकिन वहीं अगर कीव की बात करें, यानी कि यूक्रेन की बात करें, तो इसने भी 43,000 के आसपास अपने सैनिक खोए हैं और लगभग 3.5 लाख लोग इसके भी घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरी घटना में यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में इसे इन्वेस्टमेंट दिया और पैसा देकर के इसको संघर्ष करते रहने के लिए उकसाया, लेकिन कोई भी फ्रंट पर अपने सैनिक भेजने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह निकला कि यूक्रेन को पैसा तो मिला लेकिन आदमी नहीं। ऐसे में यूक्रेन की सामर्थ्य घटती गई और उसे हमला करने का कभी आदेश नहीं दिया गया कि तुम रूस पर हमला नहीं करोगे, सेल्फ डिफेंस करोगे। यूएस इसे अपनी रक्षा के लिए वेपन देता रहा। ट्रंप ने इन सभी परेशानियों को बखूबी देखा और उन्हें देखकर यह कहा कि आज अमेरिका ने, बाइडेन ने अपनी तरफ से यूक्रेन को $183 बिलियन का फंड दे दिया है। मतलब सोचने वाली बात है कि खुद रूस ने जब से हमला किया उसका $200 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका ने इसको जेलेंस्की को $183 बिलियन की फंडिंग दे दी है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था जून 16 2024 को कि देखो ये जो यूएस की तरफ से ट्रंप को, इसको जेलेंस्की को दिया जा रहा पैसा है, मैं इसे काट दूंगा। ये पैसा अमेरिकियों का पैसा है। ये अमेरिकियों का पैसा यूक्रेन को क्यों दिया जा रहा है? मतलब इसको देने की असल मंशा क्या है? ट्रंप ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो पहले से ना कहते आ रहे हों। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में भी मल्टीपल टाइम अमेरिकियों से यही कहा था कि नाटो होने की हम कीमत चुका रहे हैं। आप यह नोटिस करें कि जब भी कोई युद्ध होता है तो अमेरिका वहां क्यों होता है? अमेरिका अपना पैसा खर्च क्यों करता है? आज नाटो मेंबर्स के पास कंडीशन अप्लाई है कि जितने भी 32 के 32 देश हैं वो अपनी जीडीपी का 2% नाटो के बजट पर खर्च करें, या कहिए तो खुद की जीडीपी का 2% खुद के डिफेंस प्रोजेक्ट पर खर्च करें। लेकिन ये सब अमेरिका भरोसे जी रहे हैं कि अमेरिका हमारी तरफ है और हम युद्ध लड़ लेंगे। तो बोले अमेरिका तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ले? अमेरिका खुद की ही जिम्मेदारी ना ले। यह कहकर के इन्होंने चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार को लोगों ने पसंद किया था। ये साफ साफ कहते हुए आए कि हम नाटो अलाइज को क्यों बचाएं। आई वुड एनकरेज रशिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट। मैं तो रूस से यह कहूंगा कि उसको जो मन में आए करे, मैं क्यों बचाने निकलूं। यह फरवरी 11 2024 का बयान है। मतलब ट्रंप का झूठ नहीं है कि साहब बाद में जाकर अमेरिकियों को बेवकूफ बना दिया, नहीं। वो डे वन से अपने लोगों को कन्विंस कराते हुए आए हैं कि अमेरिका यूक्रेन का खर्चा क्यों उठाए, कोई कारण तो दो। बस इसलिए कि अमेरिका ग्रेट है? बोले नहीं, अमेरिका ग्रेट तब होगा जब अमेरिकी पैसा अमेरिका में होगा। अमेरिका का धन दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके मुझे अमीर नहीं होना है। यह बात इन्होंने 25 सितंबर को भी दोहराई और इन्होंने कहा कि भाई मैं जानता हूं कि इस समय पर जो जेलेंस्की है उससे बड़ा कोई सेल्समैन नहीं है। हर बार आते हैं और आकर हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर चले जाते हैं। मैं इसे तुरंत रोक दूंगा। यह आदमी बार बार राष्ट्रपति नहीं बना था उस
उससे पहले भी, यानी अमेरिकी लोग खुद भी चाहते हैं कि वो यूक्रेन वॉर में अपनी तरफ से पैसा ना दें। यही कारण है कि इन्होंने हाल ही में एनबीसी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि यदि नाटो अलाइज अपने बजट का, कुल जीडीपी का 2% जीडीपी से अधिक का खर्चा खुद के डिफेंस पर नहीं करेंगे तो हमें नाटो में होने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जीडीपी के 2% से ज्यादा उनके डिफेंस पर खर्च कर रहा हूं, इसका मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं है। साफ साफ इन्होंने कहा मैं नाटो छोड़ दूंगा और यूक्रेन के मामले पर मैं पुतिन से कहूंगा भाई तेरे को देखना है जो कर ले। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करनी होगी, सीरिया के मामले पर भी ट्रंप ने एक ही लाइन बोली, अमेरिका को सीरिया के मसले में नहीं पड़ना। मतलब ये वो व्यक्ति है जो इस समय दुनिया को युद्ध से दूर ले जा रहा है। अगर आप याद करो तो इसका पुराना टेन्योर था ना, जाते जाते भी ये अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका की दोस्ती करा कर गया था कि भाई समझौता करो, अमेरिकियों को नहीं लड़ना अफगानिस्तान में, हमें अपने आप में ग्रेट बनना है, ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी है। और आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो इसका पुराना कार्यकाल था उस समय भी ये भाई साहब ने इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती कराई थी, जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। दोनों देश जो एक दूसरे को आंख की फूटी आंख नहीं सुखाते थे, उनको मिला करके बातचीत कराई थी। इवन भारत से भी कहा था कि चाहो तो पाकिस्तान से आपकी दोस्ती करा देता हूं, मामला सेटल करा देता हूं, युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। सही मायने में इसने अपने कार्यकाल में युद्ध को प्रमोट नहीं किया। और इसी तरह से ये पुतिन से भी कह रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा मसला है, तुम्हें चाहिए युद्ध करना है कर लो, मैं यूक्रेन को पैसा नहीं दूंगा, तुम्हारा अपना मामला है निपट लो।